हाय दोस्तों, आज हम देखेंगे AWS RDS सर्विस के बारे में। AWS RDS जो है नॉन रिलेशनल डेटाबेस सर्विस है जो कि प्रोवाइड किया जाता है अमेज़न की तरफ से। तो आज हम देखेंगे कि जो भी डिफरेंट डेटाबेस इंजन प्रोवाइड करता है AWS RDS, उसमें से आई थिंक मल्टीपल से डेटाबेस इंजन होते हैं जो जैसे कि माई हो गए, अमेज़न अरोरा हो गया, मारिया डीबी हो गया, ओरेकल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस इंजन हमें AWS RDS के अंदर देखने मिलता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि माई सिक्वल को अगर हमें हमारे लोकल वर्क बेंच से एक्सेस करना है तो हम कैसे कर पाएंगे। उसके लिए आपको आप देखेंगे कि अभी मैंने लॉगिन कर लिया है मेरे AWS अकाउंट में। AWS अकाउंट में लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा सर्विसेज में जाकर RDS। जैसे कि मैंने आपको बताया कि RDS का जो फुल फॉर्म है वो रिलेशनल डेटाबेस सर्विस है। अब RDS में क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपको डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होंगे यहाँ पे। और जैसे ही ये लोड हो जाता है पेज में आपको बताता हुआ कि कैसे हमें ये कॉन्फ़िगर करना है और उसके बाद वो कॉन्फ़िगर करने के बाद हम इसे कैसे एक्सेस कर पाएंगे हमारे लोकल सिस्टम से, जो भी डेटाबेस इंस्टेंसेस हमने क्रिएट किया है क्लाउड पे। एक बार RDS पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसे मेन्यू दिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जाकर डेटाबेसेस में क्लिक करना है। अगर अभी तो फ़िलहाल मेरे पास आप देखोगे तो एक भी डेटाबेस क्रिएट नहीं किए हैं, इसलिए यहाँ पे मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा क्रिएट डेटाबेस पे। जैसे ही आप क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो कुछ आपको इस तरह का पेज आएगा। ये जो वीडियो है सिर्फ डेमो पर्पस है, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको जनरली ये फ्री टायर अकाउंट यूज़ करना है हमें। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगी जिससे करके आपके कुछ पैसे भी डिडक्ट नहीं होंगे। तो जैसे भी मैं यहाँ पे एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ उस हिसाब से आपको भी फॉलो करना है और करना है। उसके बाद हम ये चेक कर पाएंगे कि ये प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखेंगे आप पहले यहाँ पे हमें दो डेटाबेस क्रिएशन के दो मेथड दिख रहे हैं, एक तो है स्टैंडर्ड और एक है इजी क्रिएट। यहाँ पे जो इजी क्रिएट है ये जनरली आप देखेंगे तो कह सकते हैं कि सब कुछ चीज़ें आपको प्री डिफाइंड मिल जाएंगे। मोस्टली आपको ज़्यादा कुछ इसमें कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कुछ बाय डिफ़ॉल्ट पहले से दिए होते हैं। तो फिलहाल हम इस वीडियो में जो प्रोसेस कर रहे हैं उस हिसाब से हम स्टैंडर्ड क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद यहाँ पे जो इंजन ऑप्शन है ये नथिंग बट द डिफरेंट डेटाबेसेस है जो कि हमें RDS के अंदर देखने मिलती है। तो फिलहाल हम इस वीडियो में माई सिक्वल के बारे में देखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे माई सिक्वल जो है वो सेलेक्ट कर लिया है। एक बार आपने माई सिक्वल सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे आपको डिफरेंट वर्जन भी मिलते हैं। आपको आपके हिसाब से जो भी वर्जन चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो तीन डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्पलेट्स देखने मिलेंगे आपको, जो कि एक जो है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए है, एक डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग इन्वायरमेंट के लिए है, और ये यहाँ पे फ्री टायर है जो कि हम यहाँ पे अभी ये फ्री टायर यूज़ करेंगे जिससे हमें कोई भी पैसे ना पे करने पड़े। आपने एक बार ये फ्री टायर ऑप्शन जो है अगर सेलेक्ट कर लिया है तो आप नीचे आ जाइए। यहाँ पे आपको आपका डेटाबेस का नाम देना है। तो आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैंने दे दिया DB डेमो माई सिक्वल। आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो। और यहाँ पे आप देखोगे तो क्रेडेंशियल हमें देने हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम है वो एडमिन है। यहाँ पे पासवर्ड भी आप अपने हिसाब से दे दीजिए। मैंने पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर दिया है। अ, एक बार आपने ये पासवर्ड एंटर करने के बाद, क्योंकि ये पासवर्ड आप याद रखिए क्योंकि ये हमें जब हम यहाँ लोकल सिस्टम से इस इंस्टेंस को यूज़ करेंगे DB इंस्टेंस को, तो हमें ये यूज़र आईडी और पासवर्ड रिक्वायर्ड होंगे एक्सेस करने के लिए। यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी अगर डेटाबेस अगर है और वो डेटाबेस ऑपरेट करने के लिए उसे कुछ मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, और वो मशीन जो है नथिंग बट वो इंस्टेंसेस DB इंस्टेंसेस क्लास का मतलब ही यही है कि वो डेटाबेस कहीं ना कहीं सिस्टम पे रन होगा। तो वो जो सिस्टम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि ये फ्री टायर अकाउंट है तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमें जो देखने मिल रहा है वो T2 माइक्रो जो
डेटाबेस इंस्टेंस है वो सिलेक्ट है। अगर हमें कुछ और चाहिए तो हम यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। और अगर आप जनरली देखोगे तो ये T2 माइक्रो के लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टोरेज टाइप है रिकमेंडेड है एसएसडी, आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। बट हम यहाँ पे जो भी बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है हम उसके साथ ही जा रहे हैं, ताकि हमें कोई भी एक्स्ट्रा पे करना ना पड़े। फिर इसके बाद स्टोरेज ऑटो स्केलिंग भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट है, और यहाँ पे थ्रेशोल्ड भी कुछ दिए हुए हैं कि 1000 अगर थ्रेशोल्ड जो है यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन अवेलेबल है, तो यहाँ पे कुछ हमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सारे जो अवेलेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ये सारे जो ऑप्शन है तब अनेबल होंगे जब ये हम प्रोडक्शन या डेव और टेस्टिंग इन्वायरमेंट के लिए अगर ये कर रहे हैं, या डेवलपमेंट के लिए जनरली ये सब यूज़ किया जाता है। अभी हमें कोई इसकी ज़रूरत नहीं है मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन ये सब सेलेक्ट करने के लिए। ये कनेक्टिविटी, ये जो कनेक्टिविटी ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इसे एक्सेस करेंगे, जब ये डीबी इंस्टेंस को एक्सेस करेंगे, तो जो भी मेजर रोल प्ले करेगा वो कनेक्टिविटी ऑप्शन जो है यहाँ से होगा। क्योंकि अगर हमने यहाँ पे प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं दी तो हमें यहाँ पे एक्सेस नहीं करने मिलेगा। तो फिलहाल जो भी है हम यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। ये हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट वीपीसी हम इसके साथ जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरा डिफ़ॉल्ट वीपीसी यहाँ पे ऑलरेडी ऑटो फेच हो चुका है। यहाँ पे सबनेट भी हमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी सबनेट एसोसिएट हुआ है ये वीपीसी से वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस हो गया। सिर्फ हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अभी जनरली हम ये जो डीबी इंस्टेंसेस है ये हमारे लोकल से यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे जो पब्लिक एक्सेस है हमें यहाँ नो की जगह यस करना है। अदरवाइज़ हम ये पब्लिक नेटवर्क से इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि ये आउटसाइड द नेटवर्क है, या आउटसाइड वीपीसी बोल सकते हैं हम, कि ये हमारे वीपीसी के अलावा दूसरे जगह से हम इसे एक्सेस करें, तो हमें यहाँ पे पब्लिक एक्सेस जो है वो यस करना है। उसके बाद यहाँ पे जो वीपीसी सिक्योरिटी ग्रुप है ये भी जो डिफ़ॉल्ट से उसे रहने दे। अवेलेबिलिटी जोन अगर चाहिए तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन से अवेलेबिलिटी जोन लेने हैं। बट मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट रखता हूँ कि वो कोई भी अवेलेबिलिटी जोन में वो डीबी इंस्टेंस जो है क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे डेटाबेस ऑथेंटिकेशन आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने कुछ ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किए हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये पासवर्ड ऑथेंटिकेशन दिया हुआ है कि जब भी डीबी एक्सेस करेंगे तो ये ऑथेंटिकेशन का एक मेथड होगा जो कि पासवर्ड के हिसाब से वो ऑथेंटिकेट करेगा, जो कि हमने ऊपर क्रेडेंशियल में दिए हुए थे। आप यहाँ पे दोगे तो एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पे भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे आप देखोगे कि एक्चुअली ये हमने फ्री टायर अकाउंट यूज़ किया है इसके लिए। यहाँ पे हमें कुछ पैसे के बारे में नहीं बता रहा। अदरवाइज़ अगर आप प्रोडक्शन या डे और टेस्टिंग के लिए अगर करोगे तो यहाँ पे आपको बजट दिखाएंगे कि इतने जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट किए हैं उसके हिसाब से जो बजट होंगे वो क्या होंगे। तो फिलहाल अब हम क्रिएट कर देते हैं डेटाबेस। एक बार ये डेटाबेस क्रिएट होने के बाद मैं आपको कुछ सेटिंग बताऊंगा कि जो कि मैंडेटरी है लॉगिन करने के पहले हमें चेक करने के लिए। अदरवाइज़ हम कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम वो डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। फिलहाल आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये डीबी क्रिएशन चालू है। मे बी इसे थोड़ा समय लग सकता है डीबी क्रिएशन के लिए, 5 से 10 मिनट भी लग जाते हैं कभी कभी। और एक बार ये डीबी क्रिएशन हो गया उसके बाद हम बाकी की चीज़ें करेंगे, लेकिन जब तक डीबी क्रिएशन हो रहा है तब तक हम चेक कर लेते हैं कि इसकी जो भी डिटेल्स हैं वो क्या हैं। तो आप यहाँ पे अगर इसे डिटेल्स इसकी चेक करोगे तो आप देख पाओगे कि ये हमारा जो है ये वीपीसी है। ये वीपीसी जो अटैच्ड है वो ये सिक्योरिटी ग्रुप है, तो हमें जनरली ये सिक्योरिटी ग्रुप में जाना है और चेक करना है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो कौन सी अटैच्ड है ये वीपीसी को। तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि क्या है, उसके बाद हम वो आगे का प्रोसेस देखते हैं कि हम कैसे क्या कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमें इनबाउंड रोल में जाना है। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे सारी चीज़ें या जो भी है ऑप्शन है हमने यहाँ पे सारे अलाउ कर देने हैं। नया ऐड रूल कर लीजिए, और यहाँ पे ऑल टीसीपी कर दीजिए, यहाँ पे एनीवेयर कर दीजिए, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सबनेट आ जाएंगे। यहाँ पे सेव रूल कर देना है। ये हमने सिक्योरिटी ग्रुप में जो चेंजेस करने थे वो कर दिए हैं। और अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा डेटाबेस अब अप एंड रनिंग है या नहीं है।
तो अगर एक बार डेटाबेस अप एंड रनिंग हो जाएगा तो फिर हम ये चेक करेंगे कि हम ये डेटाबेस को हमारे लोकल सिस्टम से एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं। अगर हम कर पा रहे हैं तो जो लैब हमने की है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें वो चेक करने पड़ेंगे कि ये लैब सक्सेसफुल नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, उसका रीज़न क्या है। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारे डेटाबेस अप है या नहीं है। अभी भी ये क्रिएटिंग दिख रहा है। तो एक काम करना है कि आपको, अगर आपके सिस्टम में माई सिक्वल वर्क बेंच नहीं है तो आपको नेट पे जाकर माई सिक्वल वर्क बेंच डाउनलोड करना है। उसके लिए आपको माई सिक्वल वर्क बेंच डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाने के बाद जो पहला लिंक है इस पर क्लिक कर लीजिए, और यहाँ पे यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ से आपको जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप उस हिसाब से ये इंस्टॉलर जो है वो इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें ये हमें ज़रूरत लगेंगी हमें हमारे डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए। तो एक बार यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो जाए फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि वहाँ जो एसक्यूएल वर्कबेंच है वहाँ से हम इस डीबी इंस्टेंस को कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। डेटाबेस जो है हमारा वो अभी इसका स्टेटस जो है अवेलेबल दिखा रहा है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पे पता चलती है जो कि हमने डेटाबेस क्रिएशन के समय पे यूज़ की थी। जैसे कि ये बाय डिफ़ॉल्ट वीपीसी दिख रहा है आपको। हमने एजिस जो है मल्टी अवेलेबिलिटी जोन जो है हमने वो सेलेक्ट नहीं किया था। मेंटेनेंस मोड भी हमने कुछ सेलेक्ट नहीं किया था, जिसके लिए वहाँ पे कुछ नहीं। ये हमारे जो है वो डीबी इंस्टेंस के टाइप हैं कि जो हमने सेलेक्ट किया है। हमने अवेलेबिलिटी ज़ोन भी हमने सेलेक्ट नहीं किया था, तो वो AWS की तरफ से ही वो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी जो ज़ोन होते हैं वहाँ पे वो क्रिएट कर देते हैं। अब हम चेक करते हैं कि ये जो डेटाबेस है वो हम एक्सेस कर पा रहे हैं हमारे लोकल सिस्टम से थ्रू एसक्यूएल वर्कबेंच। तो उसके लिए हमें एक ये एंड पॉइंट जो है इनके, ये एंड पॉइंट हमें कॉपी करने पड़ेंगे। ये हमने कॉपी कर लिया है। अब हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा। हमारे जो स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे माई एसक्यूएल वर्कबेंच मिलेगा। अगर यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है इंस्टॉल करने के बाद तो आप एक बार सर्च करके भी देख लीजिए। अगर फिर भी नहीं है तो आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि जो आपने डाउनलोड किया है वो प्रॉपर डाउनलोड हुआ है या नहीं हुआ है। तो जैसे ही हमारा ये एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन हो जाएगा मैं आपको वो कनेक्शन करके दिखाऊंगा कि अगर हमें हमारे एसक्यूएल वर्कबेंच से कनेक्ट करना है AWS के RDS को, जो कि हमने MySQL जो डेटाबेस बनाया है उसे, तो कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। अब आप देखेंगे कि ये हमारा MySQL वर्कबेंच ओपन हो चुका है। ये आप देखेंगे कि ये जो रिसेंट वर्जन है MySQL वर्कबेंच का वो कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे आपको आपको यहाँ पे MySQL कनेक्शन दिखता होगा। यहाँ पे फ़िलहाल अभी मैंने कोई भी कनेक्शन नहीं किया है, इसलिए मुझे यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिख रहा है। तो नया कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है। जो यहाँ पे प्लस साइन दिख रहा है यहाँ, फिर आपको कुछ ऐसे पॉपअप मेन्यू पॉपअप ये रेडी आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको कनेक्शन नेम देना है। कनेक्शन नेम में आप कुछ भी नाम दे सकते हो, डेमो DB कनेक्शन। यहाँ पे जो कनेक्शन मेथड है वो हमें स्टैंडर्ड TCP और IP ही रखना है। यहाँ पे जो होस्ट नेम है जो हमने वहाँ पे एंड पॉइंट वो क्रिएट किए हैं या जो क्रिएट हुए हैं वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। यूज़र आईडी जो है, यूज़र नेम जो है हमने वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो एडमिन था एडमिन रखा है। अब हम कनेक्शन टेस्ट करेंगे कि ये कनेक्शन टेस्ट करने के बाद ठीक है। अभी यहाँ पे अगर सब कुछ ठीक है तो आपको यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, और यहाँ पे आपको आपने जो वहाँ पे पासवर्ड रखे थे वो एंटर करना है और ये चेक करना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपको ये एक ऑप्शन दिखेंगे या एक पॉपअप आएंगे कि ये जो सक्सेसफुली आपका कनेक्शन हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने सब कुछ प्रॉपर किया जैसे कि मैंने आपको दिखाया है वीडियो में, तो आपको ये आएंगे। अगर ये नहीं आ रहे तो हो सकता है आपका सिक्योरिटी ग्रुप का कुछ इश्यू हो सकता है। आप तो एक बार चेक कर लीजिए कि आपने जो भी पोर्ट्स हैं वो अलाउ किए हैं या नहीं किए हैं। उसके अलावा और रीज़न हो सकते हैं कि जो आपका VPC है
आपका वीपीसी जो बाय डिफ़ॉल्ट बोल सकते हो, जो डिफ़ॉल्ट वीपीसी है वो इंटरनेट गेटवे को कनेक्ट ना होने की वजह से भी वो इश्यू हो सकते हैं। तो आप एक बार वो भी वेरीफ़ाई कर लीजिए कि जो आपका वीपीसी क्रिएट है वो वीपीसी अटैच है इंटरनेट गेटवे को या नहीं। अगर वो नहीं है तो आप उससे भी गेटवे को अटैच कर दीजिए और उसके बाद फिर से ये करके देखिए। आई थिंक ये हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि वो एक एसक्यूएल एडिटर ओपन कर रहा है। यहाँ से मैं कुछ भी क्वेरीज कर सकता हूँ, मैं अपने डेटाबेस क्रिएट कर सकता हूँ, मैं टेबल क्रिएट कर सकता हूँ और जो भी एसक्यूएल रिलेटेड ऑपरेशन है मैं वो यहाँ पे कर सकता हूँ। तो आज का जो हमारा लैब था वो यहीं पे ख़त्म होता है, क्योंकि आज का जो लैब था वो जनरली इसलिए था कि अगर माई वर्क बेंच या जो भी हमारे लोकल्स क्लाइंट और क्लाइंट बोल सकते हैं कि उसको अगर हमें हमारे आरडीएस डेटाबेस इंजन को कनेक्ट करना है तो कैसे कनेक्ट करना है ये देखेंगे। तो आपको यहाँ पे एक स्क्रीन दिखेगी, यहाँ पे जो है ये हमारा एडिटर है और वर्कस्पेस बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी क्वेरी करना है आप यहाँ पे क्वेरी कर सकते हो। यहाँ पे आप क्रिएट डेटाबेस अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। तो आप यहाँ पे आपको जिस हिसाब से जो भी क्वेरी करना है आप क्वेरी कर सकते हो। और यहाँ पे रन करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन है, यहाँ पे रन करने के बाद आपको यहाँ पे आउटपुट दिखेगा कि जो भी आपने डेटाबेस क्रिएट किया है वो क्रिएट हो गया है या नहीं। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।